जिले में चिराग दास नाम के एक बड़े जमींदार थे। जमींदार चिराग दास जाति से पंडित थे। मुंशी आयुष्मान उनके कर्मचारी थे। मुंशी जी बड़े ही मालिक भक्त आदमी थे। लाखों रुपए की तहसील और हजारों मौन अनाज का लेन देन उन्हीं के हाथों में था। पर कभी भी उनकी नियत डामाडोल ना होती। उनके सुप्रबंध से ही रियासत दिनों दिन वृद्धि करती जाती। दुख सुख के प्रत्येक अवसर पर जमींदार जी उनके साथ उदारता से पेश आते। धीरे धीरे मुंशी जी का विश्वास इतना बढ़ गया कि जमींदार जी ने हिसाब किताब का समझना भी छोड़ दिया। संभव है उनसे आजीवन इसी तरह निभ जाती, पर होनी बहुत ही बलवान होती है। प्रयाग में कुंभ लगा तो जमींदार जी नहाने गए। वहां से फिर लौटकर मकान न आए। मालूम नहीं किसी गड्ढे में फिसल गए या कोई जल का जंतु उन्हें खींच ले गया। उनका फिर कुछ भी पता ना चला। अब मुंशी आयुष्मान के अधिकार और भी बढ़ गए। एक विधवा पत्नी और 2 छोटे लड़के के सिवा जमींदार जी के घर में अब कोई नहीं था। अंतिम क्रिया से निवृत्त होकर दुख में डूबी हुई जमींदार जी की पत्नी यानी पंडित की पत्नी ने उन्हें बुलाया और रोकर कहा, लाला पंडित जी अब हमारे बीच नहीं रहे। वह तो स्वर्ग सिधार गए। अब हमारी नैया तुम ही पार लगाओगे। ये सब खेती तुम्हारी लगाई हुई है। इसे तुम्हारे ही ऊपर छोड़ती हूं। ये लड़के अब तुम्हारे हैं। इन्हें अपनाओ जब तक स्वामी जी तुम्हें अपना भाई समझते रहे। मुझे विश्वास है कि तुम उसी तरह से इस भार को भी संभालोगे। आयुष्मान ने रोते हुए जवाब दिया, भाभी भैया क्या चले गए? मेरे तो भाग्य ही फूट गए। मैं उन्हीं का नमक खाकर जिया हूं और उन्हीं की नौकरी में मारूंगा भी। आप धीरज रखें, किसी प्रकार की चिंता ना करें। मैं जीते जी आपकी सेवा करता रहूंगा। आप केवल इतना कीजिएगा कि मैं जिस किसी की शिकायत करूं उसे डांट दीजिएगा, नहीं तो ये चाकर लोग सिर पर चढ़ जाएंगे। इस घटना के बाद कई वर्षों तक मुंशी आयुष्मान जी ने रियासत को संभाला। वो अपने काम में बड़े ही कुशल थे। कभी एक कुड़ी का भी बल नहीं पड़ता। सारे राज्यों में उनका सम्मान होने लगा। लोग जमींदार पंडित जी को भूल सा गए थे। दरबारों और कमेटियों में वही सम्मिलित होते। राज्य के अधिकारी उन्हें ही जमींदार समझते थे। दूसरी तरफ पंडित की पत्नी आभा आर्या संसार के नियमों को नहीं समझती थी। पहले जमींदार पंडित जी हमेशा मुंशी आयुष्मान जी को इनाम इकरार दिया करते थे। वे जानते थे कि इन्हीं के ज्ञान के कारण ये सारा कारोबार चल रहा है। इसके सिवा वो खुद भी कभी कभी कागजों की जांच कर लिया करते थे, नाम मात्र ही सही, पर इस निगरानी का डर जरूर बना रहता था, क्योंकि ईमान का सबसे बड़ा शत्रु अवसर है। आभा आर्या को इन बातों की जानकारी नहीं थी। इसीलिए अवसर और धन के अभाव जैसे प्रबल शत्रु के पंजे में पड़कर मुंशी आयुष्मान जी का इनाम कैसे बेदाग बचता। हमीरपुर शहर से मिला हुआ, ठीक यमुना नदी के किनारे, एक बहुत ही आजाद और उपजाऊ गांव था। पुराने जमींदार पंडित जी इस गांव को लेकर
यमुना नदी के किनारे पर पक्का घाट, मंदिर और बाग बनवाने के इच्छुक थे, पर उनकी ये कामना सफल ना हो सकी। संयोग से अब ये गांव बिकने लगा था। उस गांव के जमींदार रणधीर साहू थे। किसी फौजदारी के मामले में ऐसे फंसे की मुकदमेबाजी लड़ने में उन्हें रुपए की चाह थी। मुंशी आयुष्मान जी ने कचहरी में ये समाचार सुना। चटपट मोल तोल हुआ, दोनों तरफ गरजती। सौदा फटने में देर ना लगी। बेनामा लिखा गया और रजिस्ट्री हो गई। उस समय मुंशी आयुष्मान जी के पास मौके पर रुपए मौजूद ना थे, पर शहर में उनकी काफी पहचान थी। एक व्यापारी के यहां से 45,000 रुपए मंगवाया गया और वो रुपया रणधीर साहू को नजर कर दी गई। कामकाज की आसानी के ख्याल से ये सब लिखा पढ़ी मुंशी आयुष्मान जी ने अपने ही नाम से करवाई, क्योंकि मालिक के बच्चे अभी छोटे थे। उनके नाम से लेने में बहुत झंझट होती और विलंब होने से शिकार हाथ से निकल जाता। मुंशी आयुष्मान जी सौदा पूरा करके बेनामा लिए बहुत ही खुशी के साथ आभा आर्या के पास आए और ये शुभ समाचार उन्हें सुनाया। आभा आर्या ने सजल नेत्रों से उनको धन्यवाद दिया। पंडित जी के नाम पर मंदिर और घाट बनवाने का इरादा पक्का हो गया। मुंशी आयुष्मान जी दूसरे ही दिन उस गांव में आए। गांव के लोग नजराने लेकर आए और नए मालिक का स्वागत किया। यद्यपि इस गांव को अपने नाम पर लेते समय मुंशी आयुष्मान जी का कपट भाव नहीं था, फिर भी 2-4 दिनों में उनका ये अंकुर जम गया और धीरे धीरे बढ़ने लगा। आयुष्मान जी इस गांव के आय व्यय का हिसाब अलग रखते और अपनी मालकिन को उसका ब्यौरा देने की जरूरत नहीं समझते। आभा आर्या इन बातों में दखल देना उचित ना समझती थी, पर दूसरे कर्मचारियों से बातें सुनकर उसे शंका होती कि कहीं मुंशी आयुष्मान जी दगा तो नहीं कर रहे। वह अपने मन का भाव आयुष्मान से छिपाती थी, इसी ख्याल से कि कहीं कर्मचारियों ने उन्हें हानि पहुंचाने के लिए ये षड्यंत्र ना रचा हो। इसी तरह कई साल गुजर गए। अब उस कपट के अंकुर ने वृक्ष का रूप धारण कर लिया था। आभा आर्या को मुंशी जी के उस मार्ग के लक्षण दिखाई देने लगे। उधर आयुष्मान जी के मन ने कानून से नीति पर विजय पाई। उन्होंने अपने मन में फैसला किया कि ये गांव मेरा है। हाँ, मैं आभा आर्या का 45,000 का ऋणी अवश्य हूं। वे बहुत कहेगी तो अपना रुपया ले लेंगे, और क्या कर सकती हैं। मगर दोनों तरफ आग अंदर ही अंदर सुलगती रही। मुंशी आयुष्मान जी अस्त्र सज्जित होकर आक्रमण के इंतजार में थे और आभा आर्या इसके लिए अवसर ढूंढ रही थी। एक दिन आभा आर्या ने साहस करके मुंशी जी को अंदर बुलाया और कहा, आयुष्मान जी बाग और मंदिर का काम कब से लगवाएगा? उसके लिए 10 साल हो गए। अब काम लग जाए तो अच्छा हो। जिंदगी का कौन ठिकाना, जो काम करना है उसे कर ही डालना चाहिए। इस ढंग से विषय को उठाकर आभा आर्या ने अपनी चतुराई का अच्छा परिचय दिया। आयुष्मान जी भी दिल में इसके घायल हो गई। जरा सोचकर बोले, इरादा तो मेरा कई बार हुआ,
पर मौके की जमीन नहीं मिलती। यमुना तट की जमीन आसामियों के जोत में है और वे किसी तरह उसे छोड़ने पर राजी नहीं है। आभा आर्या ने कहा, ये बात तो आज मुझे मालूम हुई। 10 साल हुए इस गांव के विषय में आपने कभी भूलकर भी चर्चा नहीं की। मालूम नहीं कितनी तहसील है, क्या मुनाफा हुआ, कैसा गांव है, कुछ सिर होती है या नहीं। जो करते हैं आप ही करते हैं और करेंगे, और मुझे भी तो मालूम होना चाहिए। मुंशी आयुष्मान जी संभल उठे। उन्हें मालूम हो गया कि इस चतुर स्त्री से बाजी लेना मुश्किल है, गांव लेना ही है, तो अब क्या डर। और वो खुलकर बोले, आपको इससे कोई सरोकार ना है, इसीलिए मैंने व्यर्थ कष्ट देना मुनासिब ना समझा। आभा आर्या के हृदय पर चोट सी लग गई। आयुष्मान जी की तरफ तेज आंखों से देखकर बोली, आप क्या कहते हैं? आपने गांव मेरे लिए लिया था या अपने लिए? रुपए मैंने दिए या आपने? उस पर जो खर्च पड़ा वो मेरा था या आपका? मेरी समझ में नहीं आता कि आप कैसी बातें करते हैं। आयुष्मान ने सावधानी से जवाब दिया, ये तो आप जानती हैं कि गांव हमारे नाम से बसा हुआ है। रुपया जरूर आपका लगा है, पर मैं उसका देनदार हूं। रहा तहसील वसूल का खर्च, यह सब मैंने अपने पास से ही दिया है। उसका हिसाब किताब आय व्यय सब रखता हूं। आभा आर्या ने क्रोध से कांपते हुए कहा, इस कपट का फल आपको अवश्य मिलेगा। आप इस निर्दयता से मेरे बच्चों का गला नहीं काट सकते। मुझे नहीं मालूम था कि अपने हृदय में छुरी छिपा रखी है, नहीं तो ये नौबत ही क्यों आती। खैर, अब से मेरी रोकड़ और बही खाता आप कुछ ना छुए। मेरा जो कुछ होगा मैं देख लूंगी। जाइए, एकांत में जाकर सोचिए। पाप से किसी का भला नहीं होता। तुम समझते होंगे कि बालक अनाथ है, उनकी संपत्ति हजम कर लूंगा। इस भूल में ना रहना। मैं तुम्हारे घर की ईंट ईंट बिकवा दूंगी। ये कहकर आभा आर्या रोने लगी। आयुष्मान को कोई जवाब ना सुझा। यहां से उठकर वे दफ्तर में जाकर उलट पुलट करने लगे। तब आभा आर्या भी उनके पीछे पीछे दफ्तर में पहुंच गई और डांट कर बोली, मेरा कोई कागज मत छूना, नहीं तो बुरा होगा। तुम विश्ले सांप हो, मैं तुम्हारा मुंह नहीं देखना चाहती। असल बात ये थी कि आयुष्मान कागजों में कुछ काट छांट करना चाहते थे, पर वे नहीं कर सके। खजाने की चाबी निकाली और फेंक दी। बही खाता पटक दिए। दरवाजा धड़क से बंद किया और हवा की तरह सन से निकल गए। दोनों और मुकदमेबाजी की तैयारी होने लगी। आभा आर्या ने अपने दूसरे कर्मचारी असनी से पूछा, हमारा वकील कौन है? असनी सेठ ने इधर उधर झांक कर कहा, वकील तो सेन जी हैं, पर आयुष्मान ने उन्हें पहले ही गांठ रखा होगा। इस मुकदमे के लिए बड़े होशियार वकील की जरूरत होगी। चयन राज की आजकल खूब चल रही है। आप कहें तो उनसे बात करूं। आभा आर्या ने कहा, नहीं, पहले सेन से पूछ लिया जाए, उसके बाद देखा जाएगा। आप जाइए और उन्हें बुलाकर लाइए।
असल में सेन पंडित चिराग दास के पुराने वकील थे और उनकी सभी कानूनी समस्याएं वही सुलझाते थे। मुकदमे का हाल सुनकर वही सन्नाटे में आ गए। आयुष्मान को वो बड़ा ही नेक नियत आदमी समझते थे, पर उनके पतन से उन्हें बड़ा ही खेद हुआ। वो इस वक्त आभा आर्या के पास पहुंचे। आभा आर्या ने रो रो कर उनसे अपनी विपत्ति की कथा कही और अपने दोनों लड़कों को उनके सामने खड़ा करके बोली, अब आप ही इन्हीं अनाथों की रक्षा कीजिए, इन्हें मैं आपको सोचती हूं। सेन ने समझौते की बात छेड़ी। बोले, आपस में लड़ाई अच्छी नहीं है। आभा आर्या ने कहा, अन्याय के साथ लड़ना ही अच्छा है। वकील साहब बोले, पर हमारा पक्ष निर्बल है। हमारा पक्ष निर्बल कैसे है? दुनिया जानती है कि गांव हमारा है, उसे हमसे कौन ले सकता है? नहीं, मैं सलाह नहीं करूंगी। आप कागजों को देखें, मेरे बच्चों की खातिर कष्ट उठाएं। आपका परिश्रम निष्फल ना जाएगा। आयुष्मान की नियत पहले खराब ना थी। देखिए, किसी बही में गांव का हिसाब लिखा होगा, किसी खाते में 45,000 का खर्च दिखाया होता। अगर उसने अपने नाम से उधार लिखा हो तो देखिए वार्षिक सूद चुकाया या नहीं। सेन जी ने समझ लिया कि इस तरह समझाने बुझाने से काम नहीं चलेगा। कागजात देखे गए और मुकदमेबाजी की तैयारी शुरू होने लगी। दूसरी तरफ मुंशी आयुष्मान खिसाए हुए अपने मकान में पहुंचे। लड़के ने मिठाई मांगी तो उसे पीट दिया। अपनी पत्नी पर बरस पड़े कि उन्होंने क्यों लड़के को उनके पास आने दिया। अपने वृद्ध माता को डांटते हुए कहा, तुमसे इतना भी नहीं होता कि जरा लड़के को बहला लो। एक तो मैं दिन भर का थका मंदा घर आऊं और ऊपर से फिर मैं लड़के को खिलाऊं। मुझे दुनिया में और कोई काम धंधा है या नहीं? और इस तरह से घर में बवाल मचाकर वो बाहर आंगन में आए। सोचने लगे कि मुझे बड़ी भूल हुई। मैं भी कैसा मूर्ख हूं। इतने दिनों तक सारे कागज पत्र अपने ही हाथ में थे। मैं चाहता तो बही खाता सब नए बन सकता था, जिसमें इस गांव का और रुपयों का कोई जिक्र ही ना होता। पर मेरी मूर्खता के कारण घर में आई हुई लक्ष्मी रूठी जाती है। मुझे क्या मालूम था कि वो चुड़ैल मुझे इस तरह पेश आएगी, कागजों को हाथ तक ना लगाने देगी। इसी उधेड़बुन में आयुष्मान जी एकाएक उछल पड़े। उन्हें एक उपाय सूझा, क्यों ना कर्मचारियों को अपने साथ में मिला लूं। यद्यपि मेरी शक्ति के कारण वे मुझसे नाराज थे और इस समय सीधे मुंह बात ना करेंगी, फिर भी उनमें कोई ऐसा होगा जो लालच के कारण मेरी मुट्ठी में आ जाएगा। हाँ, इसमें रुपए पानी की तरह बहाने पड़ेंगे, पर इतना रुपया आएगा कहां से? हाय दुर्भाग्य, 2-4 दिन पहले चैत गया होता तो कोई कठिनाई ना पड़ती। अब तो बस एक ही उपाय है, किसी तरह कागजात गुम कर दूं। बड़ा जोखिम का काम है, पर करना ही पड़ेगा। मुंशी आयुष्मान जैसा विचारशील मनुष्य इस समय इस फिक्र में था कि कैसे चोरी करूं और कैसे सिंध लगाऊं। आयुष्मान जी ने सोचा, क्या सिंध लगाना आसान है? इसके वास्ते कितना चतुरता, कितना साहस,
कितनी बुद्धि और कितनी वीरता चाहिए। अगर मैं कहीं पकड़ा गया तो मरने के सिवा कोई मार्ग ना रहेगा। बहुत सोचने विचारने पर भी आयुष्मान को अपने ऊपर ऐसा दुस्साहस कर सकने का विश्वास ना हो सका। हाँ, इसे सुगम एक और तरकीब नजर आई। क्यों ना दफ्तर में आग लगा दूं। एक बोतल मिट्टी का तेल और दिया सलाई की जरूरत है। किसी बदमाश को अपने साथ मिला लूं। मगर ये क्या मालूम कि कागजात उसी कमरे में रखे हैं या नहीं। चुड़ैल ने उसे जरूर अपने पास ही रख लिया होगा। नहीं, आग लगाना बेकार है। उस रात मुंशी जी देर तक करवटें बदलते रहे, नए नए मंसूबे सोचते और फिर अपने ही तर्कों से काट देते। रात के 11 बज चुके थे। मुंशी आयुष्मान चाबियां का गुच्छा लेकर घर से बाहर निकले। बाहर पुवाल रखा हुआ था। उसे देखते ही वो चौंक पड़े। मारे डर के उनके छाती धड़कने लगी। ऐसा जान पड़ता था जैसे कोई छिपा बैठा हो। परंतु जब उसमें बिल्कुल हरकत ना हुई तब उनकी हिम्मत बढ़ी। वे आगे बढ़े और मन को समझाने लगे, मैं क्यों भूख ला रहा हूं। अपने द्वार पर किसका डर है। वो घर से निकलकर अभी कुछ ही दूर गए थे कि अचानक उन्हें आभा आर्या का एक चपरासी आते हुए दिखाई दिया। कलेजा धड़क उठा। लपक कर एक अंधेरी गली में घुस गए। बड़ी देर तक वहां पर खड़े रहे जब तक कि वो चपरासी वहां से ओझल ना हो गया। फिर वो सोचने लगे कि इस चपरासी से मैं इतना डर क्यों गया। अगर वो मुझे देख लेता तो मेरा क्या कर सकता था। बल्कि वो मुझे देखकर झुककर प्रणाम करता और वहां से चला जाता। पर मैं उसे ऐसा डरा कि सूरत तक ना दिखाई। इस तरह से मन को समझा कर वे आगे बढ़ने लगे। आयुष्मान जी बाजार पहुंचे। अधिकतर दुकानें बंद हो चुकी थी। उन्होंने कुछ अपनी चाल बदली, सिर झुका लिया और लपटे हुए चलने लगे। एकाएक उन्हें बगी आई हुई दिखाई दी। ये तो सेन सुलभ दास की बगी थी जो आभा आर्या के वकील थे। इसमें बैठकर हजारों बार वे सेन जी के साथ कचहरी गए थे। पर आज उसे बगी को देखकर वो डर गए। फौरन एक दुकान के पीछे जाकर छुप गए। मन में खैरियत मनाने लगे कि वकील ने उन्हें नहीं देखा। एक फलांग आगे चलकर आयुष्मान जी को एक गली मिली। वो आभा आर्या के घर का रास्ता था। धुंधली सी लालटेन जल रही थी। जैसा मुंशी जी ने अनुमान लगाया था, पहरेदारों का कोई पता ना था। आयुष्मान दबे पांव घर के बरामदे में घुस गए। उनका हृदय कुछ मजबूत हुआ। दफ्तर के बरामदे में पहुंचकर खूब कान लगाकर आहट सुनने लगा। चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। उनके हाथ पांव कांप रहे थे। सांस बड़ी वेग से चल रही थी। शरीर का एक एक रोम आंख और कान बना हुआ था। दफ्तर के दरवाजे पर वही पुराना ताला लगा हुआ था। इसकी कुंजी आज बहुत तलाश करने के बाद वे बाजार से लाए थे। चाबी लगाते ही ताला खुल गया। दरवाजा से बहुत ही कम आवाज निकली। इस तरह से आयुष्मान ने दफ्तर में दाखिल हो गए। आयुष्मान के पैर थर थर कांप रहे थे। एड़ियां जमीन से उछल पड़ती थी। पाप का बोझ उन्हें असहाय पड़ रहा था। पल भर में
आयुष्मान ने बहियों को उल्टा पलटा लिखावट उनकी आंखों में तैर रही थी। इतना समय कहाँ था कि जरूरी कागजात छांट लेते। उन्होंने सारी बहियों को समेटकर एक गठर बना लिया और सिर पर रखकर तीर के समान कमरे से बाहर निकल आए। उस पाप की गठरी को लाते हुए वह अंधेरी गली से गायब हो गए। तंग अंधेरी दुर्गंध पूर्ण कीचड़ से भरी हुई गलियों से वे नंगे पांव स्वार्थ, लोभ और कपट का बोझ लिए चले जाते थे। बहुत दूर तक भटकने के बाद वे यमुना के किनारे पहुंचे। आयुष्मान ने अपना गठर उतारा और चादर से खूब मजबूत बांधकर पूरा जोर लगाकर नदी में फेंक दिया। सोती हुई लहरों में कुछ हलचल हुई और फिर सन्नाटा हो गया। आयुष्मान अपने घर पर जाकर सो गए। सुबह आयुष्मान अपने माँ के पास गए और कहा, अम्मा अब क्या होगा? आभा आर्या ने मुझे जवाब दे दिया। माता ने घबराकर पूछा। जवाब दे दिया। हाँ बिल्कुल, क्या बात हुई? आभा आर्या का मिजाज ऐसा तो ना था। बात कुछ नहीं थी। मैंने अपने नाम से जो गांव लिया था उसे मैंने अपने अधिकार में कर लिया। कल मुझसे और उनसे साफ साफ बात हुई। मैंने कह दिया कि गांव मेरा है, मैंने अपने नाम से लिया है, उसमें तुम्हारा कोई दखल नहीं है। बस बिगड़ गई, जो मुंह में आया बकती रही। उसी वक्त मुझे निकाल दिया और धमका कर कहा कि मैं तुमसे लड़कर अपना गांव निकलवा लूंगी। अब आज ही उनकी तरफ से मेरे ऊपर मुकदमा दायर होगा। मगर मुझे इससे क्या होता है? गांव मेरा है, उस पर मेरा कब्जा है। एक नहीं 1000 मुकदमे चलाएं तो भी वो मेरा ही रहेगा। मां ने बड़ी ही मार्मिक दृष्टि से देखा और बोली, क्यों भैया? वह गांव लिया तो था, तुमने उन्हीं के रुपयों से और उन्हीं के वास्ते लिया था, तब लिया था। अब मुझे ऐसा आबाद और मालदार गांव नहीं छोड़ा जाता। वह मेरा कुछ नहीं कर सकती, मुझसे वह अपना रुपया भी नहीं ले सकती। 200 गांव तो है उसके पास, तब भी हवस नहीं मानती उसकी। बेटा किसी के पास धन ज्यादा हो तो वह फेंक ही थोड़े देता है। तुमने अपनी नियत बिगड़ी है, यह अच्छा काम नहीं किया। दुनिया तुम्हें क्या कहेगी? और दुनिया चाहे कहे या ना कहे, तुमको भला ऐसा करना चाहिए कि जिसकी गोद में इतने दिनों पले, जिसका इतने दिनों नमक खाया, अब उसी से दागा करो। ईश्वर ने तुम्हें क्या नहीं दिया? मजे से खाते हो, पहनते हो। घर में ईश्वर का दिया हाँ 4 पैसा है, बाल बच्चे हैं, और क्या चाहिए? मेरा कहना मानो, इस कलंक के टिके को अपने माथे से हटा दो। बरकत अपनी कमाई में होती है, हराम की कोड़ी में नहीं। वो मां, ऐसी बातें सुनकर मैं थक चुका हूं। दुनिया उन पर चलने लगे तो सारे काम बंद हो जाएंगे। मैंने इतने दिनों उनकी सेवा की, मेरी बदौलत ही ऐसे 6-7 गांव बढ़ गए। मैं 10 साल तक सब किया, अब क्या इसी 25 रुपया में गुलामी करता रहूं? अपने बच्चों को दूसरों का मुंह ताकने के लिए छोड़ जाऊं? अब मुझे अवसर मिल गया है, इसे क्यों छोड़ूं? जमींदारी की लालसा लिए क्यों मारूं?
जब तक जीऊंगा खुद खाऊंगा। मेरे पीछे मेरे बच्चे चैन से खाएंगे। माता की आंखों में आंसू भर आए। वो बोली, बेटा मैं तुम्हारे मुंह से ऐसी बातें नहीं सुनी थी। तुम्हें क्या हो गया है? इसी बीच आयुष्मान की पत्नी वहां पर आई और उसने कहा, हमको ऐसा धन नहीं चाहिए। हम अपनी दाल रोटी में मगन हैं। अच्छी बात है, तुम लोग दाल रोटी खाना, गाढ़ा पहनना। मुझे अब हलवा पूरी की इच्छा है। पत्नी ने कहा, तुम्हें ये सब कांटा बोना है तो मुझे मायके पहुंचा दो। मैं अपने बच्चों को लेकर इस घर में ना रहूंगी। आयुष्मान ने झुंझला कर कहा, तुम लोगों की बुद्धि तो भांग खा गई है। लाखों सरकारी नौकर रात दिन दूसरों का गला दबा दबा कर रिश्वतें लेते हैं और चैन करते हैं। ना तो उनके बाल बच्चों को कुछ होता है और ना ही उन्हें कोई हैजा पकड़ता है। मैं तो वही करूंगा जो मैंने फैसला लिया है। तुम्हारे मन में आए शो करो। दूसरी तरफ सुबह आभा आर्या के घर पर जब दफ्तर खुला तो कागजात गायब थे। कर्मचारी अमन बुखलाए और घर में जाकर मालकिन से पूछा, कागजात आपने उठवा लिए? आभा आर्या ने कहा, मुझे क्या खबर, जहां आपने रखे होंगे वही होंगे। फिर सारे घर में खलबली पड़ गई। पहरेदारों से पूछताछ की गई। आभा आर्या को तुरंत मुंशी आयुष्मान पर संदेह हुआ, मगर उनकी समझ में अमन की सहायता के बिना ये काम होना असंभव था। पुलिस में रिपोर्ट करवाई गई। फिर यह सलाह होने लगी कि इन कागजातों के बगैर मुकदमा कैसे चले। पक्ष तो पहले से ही कमजोर था। जो कुछ बल था वह इन्हीं बही खातों में था। अब तो सबूत भी हाथ से गए। दावे में कुछ जान ना रही। मगर आभा आर्या ने कहा, भला से हार जाएंगे तो हार जाए। हमारी चीज कोई छीन कर ले जाए तो हमारा धर्म है कि उसे यथाशक्ति लड़ा जाए। हार कर बैठना कायरों का काम है। आभा आर्या के वकील को जब ये समाचार मिला तो उन्होंने भी यही कहा कि अब दावे में जरा भी जान नहीं रही। केवल अनुमान और तर्क का ही भरोसा है। अदालत ने माना तो माना, नहीं तो हार माननी पड़ेगी। पर आभा आर्या ने एक ना मानी। वाराणसी और गाजीपुर से 2 होशियार बैरिस्टर बुलाए गए। मुकदमा शुरू हो गया। सारे शहर में इस मुकदमे की धूम थी। मुकदमा शुरू हो जाने के समय हजारों मनुष्य की भीड़ जमा हो जाती थी। अदालत की कार्यवाही शुरू हुई। आभा आर्या स्वयं भी अदालत में आती थी, क्योंकि अब नौकरों पर उन्हें जरा भी विश्वास नहीं था। आभा आर्या के वकील बड़े ही अच्छे प्रवक्ता थे। उसने अदालत के सामने मुंशी आयुष्मान का पूरा चिट्ठा खोलकर रख दिया। उसने दिखलाया कि कैसे स्वामी भक्त, कैसे कार्यकुशल, कैसे कर्मशील थे मुंशी आयुष्मान सेन। परंतु अपने मालिक के स्वर्गवास के बाद उनके मन में छल कपट आ गया। आभा आर्या के वकील ने आयुष्मान की स्वार्थप्रायिकता, कूटनीति, निर्दयता और विश्वासघात का ऐसा चित्र खींचा कि लोग मुंशी जी को गालियां देने लगे। उसने आगे कहा, यदि आज हमारे पास बही खाता मौजूद होते
तो अदालत में आयुष्मान का छल कपट बिल्कुल साफ हो जाता। पर आयुष्मान के बर्खास्त होते ही दफ्तर से उन कागजों का लुप्त हो जाना भी अदालत के लिए एक बड़ा सबूत है। शहर के कई रईसों ने गवाहियां दी, पर सुनी सुनाई बातें जरा में उखड़ गई। आज मुकदमे का दूसरा दिन था। प्रतिवादी यानी आयुष्मान के वकील की दलीलें शुरू की गई। उनकी दलीलें हंसने योग्य थी। उनका कहना था कि किसी धनी मनुष्य का नौकर जो कुछ खरीदे वो उसके मालिक की चीज समझी जाएगी। इस सिद्धांत के अनुसार हमारी गवर्नमेंट को अपने कर्मचारियों की सारी संपत्ति पर कब्जा कर लेना चाहिए। वकील ने आगे कहा कि अगर मुंशी आयुष्मान की नीयत खराब होती तो उनके पास सबसे अच्छा अवसर तब था जब जमींदार चिराग दास का स्वर्गवास हुआ था। उन्हें इतनी देर तक इंतजार करने की क्या जरूरत थी? असल बात तो ये है, मुंशी आयुष्मान ने अपने नमक का हक अदा किया है। वह पूरी तरह से ईमानदार है और 10 वर्ष तक तन मन से अपने मालिक और उनकी संतान की सेवा की है। वकील की बात खत्म होने के बाद बहुत से गवाह पेश हुए, जिनमें अधिकांश आसपास के देहातों के जमींदार थे। सभी के बयान दर्ज करने के बाद अदालत ने 1 सप्ताह में अपना फैसला सुनाने का हुक्म दिया। घर पहुंचने पर आयुष्मान अपनी जीत को लेकर बिल्कुल आश्वस्त थी। इस समय अवधि के दौरान जब वह शहर में निकलते तो लोगों से आंखें मिलाते शर्माते थे। उन्हें देखकर उनका सिर नीचा हो जाता था। वह मन में डरते थे कि लोग कहीं इस विषय पर कुछ पूछताछ ना कर बैठे। वह बाजार से निकलते तो दुकानदारों में कानाफूसी होने लगती। लोग उन्हें तिरछी नजरों से देखने लगते। यद्यपि आयुष्मान को अब तक किसी से ताना सुनने का संयोग ना हुआ था, परंतु उनका मन कहता था कि सच्ची बात किसी से छिपी नहीं है। चाहे अदालत से उनकी जीत हो जाए, पर उनकी साख अब जाती रही। अब उन्हें लोग स्वार्थी, कपटी और दगाबाज समझेंगे। दूसरों की बात तो अलग रही, स्वयं उनके घर वाले उनकी अपेक्षा करते हैं। बूढ़ी मां ने तो 3 दिन से मुंह में पानी नहीं डाला। पत्नी बार बार हाथ जोड़कर कहती थी कि अपने प्यारे लड़कों पर दया करो, बुरे काम का फल भी अच्छा नहीं होता। नहीं तो पहले मुझको विष खिला दो। जिस दिन फैसला सुनाया जाने वाला था, प्रातः काल के समय एक तरकारियां बेचने वाली आई और मुंशियन से बोली, बहू जी, हमने बाजार में एक बात सुनी है, बुरा ना मानो तो कहूं। जिसको देखो उसके मुंह से यही बात निकलती है कि मुंशी आयुष्मान ने जाल साजी करके पंडित की पत्नी का हक मार लिया है। हमें तो यकीन नहीं आता। बहू जी पर मानो घरों का पानी गिर गया हो। जी चाहता था कि धरती फट जाए तो उसी में समा जाती। वो सिर झुकाए हुए बोली, बुआ मैं इन बातों को क्या जानूं? मैंने तो आज ही तुम्हारे मुंह से सुनी है। सब्जी कौन सी है? इधर मुंशी आयुष्मान कमरे में लेटे हुए उस सब्जी वाले की बातें सुन रहे थे। उसके चले जाने के बाद अपनी पत्नी से पूछने लगे, ये शैतान की खाला क्या कह रही थी? पत्नी ने पति की ओर से मुंह फेर लिया और जमीन की ओर ताकते हुए बोली,
क्या तुमने सुना नहीं? तुम्हारा गुणगान कर रही थी। तुम्हारे पीछे देखो, किस किस के मुंह से बातें सुनाई नहीं पड़ती हैं। आयुष्मान से कोई उत्तर देते ना बना। आत्मा लज्जा से प्राप्त हो गई। आयुष्मान जी ने सोचा था, मैं इस काम को ऐसी गुप्त रीति से करूंगा कि किसी को कानों कान खबर ना होगी। पर उनका ये मनोरथ सिद्ध ना हुआ। बाधाएं आखिरी हुई और उन्हें हटाने के दुस्साहस में ये सब काम करना पड़ा। इतना यत्न करने के बाद भी वे निंदा से ना बच सके। बाजार का सौदा बेचने वाली भी उनका अपमान करती थी। मुंशी जी सोचने लगे कि अब मुझे धन संपत्ति मिल जाएगी, ऐश्वर्यावान हो जाऊंगा, परंतु निंदा से मेरा पीछा ना छूटेगा। अदालत का फैसला मुझे लोक निंदा से बचा ना सकेगा। इज्जत हाथ से चली गई तो ऐश्वर्य लेकर क्या करूंगा? चित्त की शक्ति खोकर, लोक लाज सहकर, जन समुदाय में नीचे बनकर और अपने घर में गले का बीज बोकर ये संपत्ति मेरे किस काम आएगी? और यदि वास्तव में कोई न्याय शक्ति है और वो मुझे इस कुकर्म का दंड दे ही देगी, तो मेरे लिए शिव मुंह में कालिक लगाकर निकल जाने के और कोई मार्ग ना रहेगा। हे परमात्मा, इस दुर्दशा में मेरा उद्धार करो। क्यों ना जाकर मैं आभा आर्या के पैरों पर गिर पड़ूंगा और उनसे विनती करूं कि ये मुकदमा वापस ले लो। पर अब क्या हो सकता है? आज तो फैसला सुनाया जाएगा। आयुष्मान जी देर तक इसी विचार में पड़े रहे, पर कुछ निश्चय ना कर सके कि क्या किया जाए। इधर आभा आर्या को भी विश्वास हो गया था कि अब गांव हाथ से चला गया है। बेचारी हाथ मलकर रह गई। रात भर उसे नींद नहीं आई। रहकर मुंशी आयुष्मान पर क्रोध आता था। हाय पापी, ढोल बजाकर मेरा 60,000 का माल लिए जाता है और मैं कुछ नहीं कर सकती। आजकल के न्याय करने वाले बिल्कुल आंख के अंधे हैं। जिस बात को सारी दुनिया जानती है उसमें भी उनकी दृष्टि नहीं पहुंचती। न्याय तो वो है जो दूध का दूध और पानी का पानी कर दे। खैर, गांव जाता है तो जाए, लेकिन आयुष्मान, तुम शहर में किसी को मुंह दिखाने के लायक ना रहोगे। इसी ख्याल से आभा आर्या को कुछ शांति हुई। फैसले का दिन आ गया। आज अदालत में भीड़ थी। निश्चित समय पर जज साहब भी अदालत में आ गए। पूरे न्याय भवन में सन्नाटा छाया हुआ था। लोग उत्सुक होकर एक एक कदम आगे खिसक गई। जज ने फैसला सुनाया। मुद्दे का दावा खारिज, यानी आभा आर्या का दावा खारिज किया जाता है। दोनों पक्ष अपना अपना खर्च सह ले। आभा आर्या ये मुकदमा हार चुकी थी। यद्यपि फैसला लोगों के अनुमान के अनुसार ही था, फिर भी जज के मुंह से सुनकर लोगों में हलचल सी मच गई। उदासीन भाव से फैसले पर आलोचना करते हुए धीरे धीरे कमरे से बाहर निकलने लगे। अचानक आभा आर्या अदालत के बीच में आकर खड़ी हो गई। बाहर जाने वाले वापस लौटने लगे। जो बाहर निकल गए थे दौड़कर आ गई और कौतूहल पूर्वक आभा आर्या की तरफ ताकने लगे। आभा आर्या ने कंपित स्वर में जज से कहा, सरकार यदि हुक्म दे तो मैं मुंशी जी से कुछ पूछूं। यद्यपि ये बात नियम के विरुद्ध थी,
फिर भी जज साहब दयापूर्वक आज्ञा दे दी। तब बाबा आर्या ने आयुष्मान की तरफ देखकर कहा, मुंशी जी, मुकदमा तुम जीत चुके हो। गांव तुम्हें मुबारक रहे। मगर ईमान आदमी का सब कुछ है। ईमान से कह दो ये गांव किसका है। हजारों आदमी ये प्रश्न सुनकर कौतूहल से आयुष्मान की तरफ देखने लगे। मुंशी जी विचार सागर में डूब गए। हृदय में संकल्प और विकल्प में घोर संग्राम होने लगा। हजारों मनुष्यों की आंखें उनकी तरफ जमी हुई थी। असल बात अब किसी से छिपी हुई ना थी। इतनी आदमियों के सामने असत्य बात मुंह से निकल ना सकी। लज्जा से जुबान बंद कर ली। मेरा कहने से काम बनता था, कोई डर की बात ना थी। किंतु घोरतम पाप का दंड समाज दे सकता था, उसके मिलने का पूरा भय था। आपका कहने से काम बिगड़ा था। जीती जीताई बाजी हाथ से निकल जाती थी, परंतु अच्छे काम के लिए समाज से जो इनाम मिलने उसके मिलने की पूरी आशा थी। आशा ने भय को जीत लिया। उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ जैसे भगवान ने उन्हें अपना मुख उज्जवल करने का ये अंतिम अवसर दिया हो। मैं अभी मानव सम्मान का पात्र बन सकता हूं, अब भी अपनी आत्मा की रक्षा कर सकता हूं। उन्होंने आगे बढ़कर आभा आर्या को प्रणाम किया और कांपते हुए स्वर में बोले, आपका। हजारों मनुष्यों के मुंह से एक गर्ज प्रसिद्ध ध्वनि निकली, सत्य की जय। जज ने कहा, ये कानून का न्याय नहीं है, ये ईश्वरीय न्याय है। इसे कथा ना समझिएगा, ये सच्ची घटना है। आभा आर्या और आयुष्मान अभी भी जिंदा है। मुंशी आयुष्मान के नैतिक साहस पर लोग मुग्ध हो गए। मानवीय न्याय पर ईश्वरीय न्याय ने विलक्षण विजय पाई। उसकी चर्चा शहर भर में महीनों तक रही। इसके बाद आभा आर्या मुंशी जी के घर गई और उन्हें मना कर लाई। फिर अपना सारा कारोबार उन्हें सौंप दिया और कुछ दिनों के उपरांत वह गांव उन्हीं के नाम पर कर दिया। मुंशी जी ने भी उसे अपने अधिकार में रखकर अपना उचित ना समझा, कृपा अर्पण कर दिया। अब इस गांव की आमदनी दुखियों और विद्यार्थियों की सहायता में खर्च होती है। मुंशी जी एक बार फिर से आभा आर्या का कर्मचारी बनकर उनका सारा कामकाज और जमींदारी संभालने लगे।